आरोही की कड़वी बातें सुनकर इसका दिल दुखी हो गया था, लेकिन इसकी वजह भी वो खुद था। ये बात वो भी जानता था, इसलिए उसने आरोही पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन आरोही का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो इसके कंधे को पकड़कर इसकी आंखों में घूरने लगा। वो नज़रें फेर गई। इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इसने मनी मन ये जहर का घूंट अब पी लिया था। तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक पहले भी था और अब भी है। अगर मैं चाहता तो मैं ये सब बहुत पहले कर सकता था, लेकिन मैंने ये सब नहीं चाहा। अभी मुझे तुम पर पूरा हक है। सच कहूँ तो तुम्हारी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। अगर सौंपना चाहती हो तो मुझे अपना दिल सौंप दो। मुझसे अलग होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। वह अपने होठों को इसके कान के करीब करके बोला। वो अपने कंधों पर इसकी गिरफ्त मुश्किल से सह पा रही थी। वो हिलने की ताकत भी खो चुकी थी। हर बार की तरह ईशान की नज़दीकियाँ उसे कमज़ोर कर रही थीं। वो आंखें भींचे खड़ी थी। इसकी हालत को देखकर ईशान धीरे से हंस दिया। बस सारी हवा निकल गई। अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जो करना हो कर लो, और अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम्हारी सांसें तेज होने लगीं। वो इसे टोकते हुए दूर हुआ और इसकी आंखें खुलीं। ईशान ने झुककर आरोही का दुपट्टा नीचे से उठाया और अपने चेहरे से लगाकर इसकी खुशबू को महसूस करने लगा। फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हारा हर हक पूरे हिसाब से चुकता करूँगा। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो इसे सर से लेकर पाँव तक घूरते हुए बोला। वो इसकी बात से सटपटा गई। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत खुश नसीब। वो मुस्कुराते हुए इसे दुपट्टा उड़ाने लगा। ईशान के इस तरह के रवैये से वो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि आज आरोही के इतने बोलने के बाद भी ईशान ने ना तो इस पर हाथ उठाया था और ना ही इस पर गुस्सा हुआ था। वो हैरत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। वैसे आज मेरा कोई इरादा तो ना था, लेकिन अब तुमने खुद ऑफ़र की है तो तुम्हें मायूस नहीं करना चाहिए। वो इसे देखते हुए शरारती अंदाज में बोला। वो सांस रोककर अब इसे देखने लगी। ईशान ने धीरे से आकर इसके गाल को चूमा। लो, कर दी तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी। छू लिया तुम्हारे जिस्म को भी। आज के लिए बस इतना ही। वो आंखें झपकाकर शरारती अंदाज से बोला और चेंज करने बाथरूम चला गया। ईशान की इस तरह की हरकत पर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने हाथ की हथेली से अपने गाल को रगड़ने लगी। अरे कुछ तो लो, तुम भी कुछ लिया ही नहीं। काजल इसकी खाली प्लेट देखकर बोली। ये खाओ आरोही, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। भाभी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हैं। आरोही उलझ कर रह गई थी जब ईशान ने इसकी प्लेट में गुलाब जामुन रखे। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसने कहते हुए प्लेट सरका दी। आरोही की इस हरकत पर ईशान को बुरा लगा, मगर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया। लेकिन ईशान तो बता रहा था कि तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है। काजल हैरान होकर आरोही को देखने लगी। इसकी बात सुनकर आरोही ने हैरत से ईशान को देखा। यकीनन वो आरोही की पसंदीदा डिश थी। अगर ईशान ने कहा नहीं होता तो वो सबसे पहले यही उठाती, लेकिन वो अचंभे में पड़ गई कि ये बात ईशान को कैसे पता। नहीं भाभी, मुझे गुलाब जामुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी इसे क्या पता मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। इसने तुक्का लगाया और आपने सही समझ लिया। वो ईशान को घूरते हुए झूठ बोली। इसकी इस बात को सुनकर काजल मायूस हुई। अच्छा तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं अगली बार तुमसे पूछ कर ही बनाऊंगी। वैसे आपने और क्या क्या बनाया है? वो ढक्कन उठाकर चेक करने लगी, जहाँ सारी चीज़ें इसकी पसंद की थीं। इसे हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। वो बारी बारी से अपने प्लेट में डालने लगी। ईशान इस बार कोई दखल नहीं दिया। आरोही अब खाना खा रही थी और वो इसके फीके से चेहरे को घूर रहा था। अपनी तरफ इसकी नज़रों को वो बार बार महसूस कर रही थी। इसका घूरना आरोही को गुस्सा दिला रहा था। अब वो खाना छोड़कर इसे गुस्से से घूरने लगी। अगर भाभी वहाँ नहीं होती तो यकीनन आरोही का गुस्सा फूट पड़ता। वो तिलमिलाती हुई चम्मच प्लेट में फेंक कर उठने लगी थी, इससे पहले ही ईशान उठ खड़ा हुआ। भाभी, भाई हमारे साथ डिनर करने क्यों नहीं आए? अभी भी तबीयत खराब है या फिर अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? जब सारी हकीकत तुम जानते हो फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तुम जाकर खुद ही अपने भाई से पूछ लो। काजल ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। वो अपने आप को दोषी समझते हुए सर से सर झुकाकर अपनी हरकतों को याद करने लगा और भाई के कमरे की तरफ चल दिया। इसे जाता देख आरोही ने राहत की सांस ली। भाभी आपसे एक बात पूछूं, आप सच बताएंगी? खाना ख़त्म करके काजल बर्तन समेट रही थी
जब आरोही ने इसे अकेले पाकर हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ पूछो, क्या पूछना है? वो बर्तन समेटकर किचन की तरफ जाने लगी। ईशान मुझे वापस किस मकसद से लेकर आया है, यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो इसके पीछे चलती हुई पूछने लगी। बीवी हो तुम उसकी, तुम्हें घर लाना उसकी जिम्मेदारी है। वो बर्तन शेल्फ में रखते हुए बोली। वो तो मैं पहले भी थी, लेकिन इस बार इतनी मोहब्बत क्यों लुटाई जा रही है मुझ पर, वो समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता था, और अब मेरे आसपास। वो कंफ्यूज होकर बोली। इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। वो अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता है। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अब मेरी बात मानो तो ईशान ने तुम्हारी तरफ अपनेपन का हाथ बढ़ाया है, तो तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर इसे माफ़ कर देना चाहिए और एक नई शुरुआत करना चाहिए। मैं तुमसे कहा करती थी ना कि ईशान इतना बुरा नहीं है, बस कुछ हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। वो आरोही को कुर्सी पर बैठाकर प्यार से समझाने लगी। जब तुम बीमार थी तो इसे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। यकीन ना आए तो किसी से भी पूछ लो। जब से तुम इससे दूर हुई हो, वो तुम्हारी जुदाई में जैसे पागल सा हो गया था। हंसना तक भूल चुका था। तुमसे दूर रहकर ही इसे तुम्हारा एहसास हुआ है। वो उसे संतुष्ट करने लगी। अब यह जो इसके चेहरे पर रौनक है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इसे कभी मुरझाने मत देना। वो इसे प्यार से बोली और अपना बाकी का काम करने लग गई। इसकी बात सुनकर आरोही सोच में पड़ गई। लेकिन वो मेरे साथ क्यों रहना चाहता है? वो तो कोई और लड़की को पसंद करता है। वो कंफ्यूज होकर काजल को देखने लगी। इसकी बात सुनकर काजल घबरा गई। इसका जवाब तो तुम्हें ईशान ही दे सकता है। तुम उससे पूछ लो। ईशान को आता देख काजल ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या बातें हो रही हैं? क्या पूछने की सलाह दी जा रही है? आप भाभी? इसने काजल की बात सुनकर पूछा और परेशान सी आरोही को देखा, जो इसे देखकर नज़रें झुका गई। बीवी है तुम्हारी, इसे हक है तुम्हारे बारे में जानने का। वैसे ईशान, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी आज़ादी से घूमने की मनमानी। अब तो हर बात का हिसाब बीवी को देना पड़ेगा। कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, किससे बात करते हो? वो मुस्कुराकर आरोही को देख रही थी, जो कि परेशान सी दीवारों को घूर रही थी। बंदा हाजिर है भाभी, अपनी देवरानी से कहे जो पूछना चाहती हो पूछ ले। इसकी बात पर ईशान खुलकर मुस्कुराया था। आरोही अब भी खामोश थी। इसके चेहरे से उलझन जाहिर हो रही थी। मेरे सामने नहीं, वो अकेले में पूछेगी। इसे कमरे में ले जाओ। काजल ने आरोही की उलझन को देखते हुए ईशान को इशारा किया। चले आरोही? ईशान ने इसके इतने करीब होकर अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। आरोही इसके चेहरे को और इसके बढ़े हुए हाथ को परेशानी से देखने लगी। अब चलो यहाँ से। बैठकर बर्तन धोने का इरादा है क्या? इसने आरोही का हाथ खींचकर उसे खड़ा किया और कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो आगे तेजी से कदम बढ़ा रहा था और वो उसके पीछे इतनी रफ्तार में ना चल पाने की वजह से खींची चली जा रही थी। इसके हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। इसके हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था और इस बार आरोही ने इसे छुड़ाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वो इसे बेड पर बैठाकर प्यार से पूछने लगा। कुछ भी नहीं। वो इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई और नज़रें इधर उधर फेरने लगी। बैठो आरोही, अभी तो तुमसे बहुत बातें करनी है। तुम नहीं जानती कितना मुश्किल से वक्त गुजारा है मैंने तुम्हारे बगैर। वो हाथ से खींचकर इसे फिर से बैठाने लगा। अब की बार वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। लेकिन आरोही ने अपना चेहरा ईशान की तरफ करने की बजाय वो सामने दीवार को घूर रही थी। लेकिन ईशान इसे एकटक नज़रों से कभी इसकी उलझती हुई जुल्फ़ों को देख रहा था, तो कभी इसके हाथों को, जिसे वो कभी खोल रही थी और कभी बंद कर रही थी। तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? क्या परेशानी है? वो इसके सर को सहलाते हुए बोला। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो होंठ भींचकर बोली। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी और घबराहट को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हर वक्त हंसती और मुस्कुराती रहो। मायूसी और घबराहट तुम पर अच्छी नहीं लगती। वो इसको हाथों को थामते हुए बोला। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में एक टीस सी उठती है। मैं जानता हूँ आज तक मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति बहुत बुरा रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बात करो, अपनी परेशानी मुझसे शेयर करो। हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे। मुझे एक मौका दो।
मेरी घबराहट, मेरी उदासी और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह तुम हो। अगर तुमसे छुटकारा मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अब बोलो, मेरी मदद कर सकते हो? दे सकते हो मुझे चैन व सुकून? हल कर सकते हो मेरी परेशानी? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त अंदाज में बोली। आरोही की बात सुनकर ईशान ने अपनी नज़रें आरोही के चेहरे से हटाकर नीचे कर लीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल के करार बनना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार मुझ पर यकीन करके देख लो। भगवान की कसम, मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। वो टूटे हुए दिल के साथ बेबसी से कहने लगा। कल तक तो मैं तुम्हारे लिए एक बदनुमा दाग थी, और आज क्या हो गया है तुम्हें? मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का जुनून सवार हो गया है। कल तक तो तुम मुझे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करते थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आरोही जायसवाल के सामने मिस्टर ईशान आशीष, वो नज़रें उठाता हुआ सुकून से बोला। क्या मतलब? आशीष का नाम सुनकर इसके माथे पर बल पड़ने लगे। इसका दिल तेजी से धड़क गया। आशीष का नाम सुनकर एक पल के लिए वो इसकी याद में खोने लगी। कितने दिन हो गए थे इसने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। जाने किस हाल में होगा। वो तो यही समझ बैठा होगा कि अब तक मैं मर गई होंगी। न जाने उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वो इसके ख्यालों में खोने लगी थी। तो ईशान ने इसके सामने चुटकी बजाकर इसे उन ख्यालों से बाहर लाया। मेरा दूसरा नाम आशीष है। मेरी माँ मुझे इसी नाम से पुकारती थी। और तुम मिसेस आशीष? वो डबल मीनिंग अंदाज में बोलता हुआ इसे देखने लगा। इसके चेहरे पर मुस्कान थी। अपना नाम अपनी महबूबा के साथ जोड़ना? मुझे तुम्हारे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अकड़ कर बोली। क्यों? तुम्हें यह नाम पसंद नहीं? मेरी महबूबा को तो इसी नाम से ही इश्क है। इसकी बात सुनकर वो अजीब झुंझलाहट की शिकार हुई थी। आशीष का नाम सुनकर इसे उसकी बेहद याद आने लगी थी। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगी थी। ईशान अब इसे देख रहा था। वो समझ चुका था आरोही की भावनाओं को। वो इतना ही इश्क करती है तुमसे, तो फिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? लेकर क्यों नहीं आते उसे इस घर में? वो बेड पर से उठकर जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो? रात बहुत हो गई है। सो जाओ। वही करने जा रही हूँ। वो सोफे की तरफ जाते हुए बोली। पागल हो गई हो? बेड के होते हुए तुम इतनी तंग जगह में सोओगी? वो बेड पर तकिया ठीक करते हुए बोला। हाँ, मैं यहीं ठीक हूँ। वो पलट कर बोली। लेकिन तुम्हें यहाँ सोने में क्या मसला है? आ जाओ यार, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। नहीं, तुम्हारे साथ सोते हुए मुझे वहाँ डर लग रहा है। वो झुंझलाकर बोली। मुझसे? वो उंगली से खुद की तरफ इशारा करते हुए चौंक कर पूछने लगा। हाँ, तुमसे। वो शब्दों को खींचते हुए बोली। लेकिन मैंने वादा किया है ना तुमसे, मैं कोई हरकत नहीं करूँगा। और पहले भी तुम यहीं पर सोती थी, तब डर नहीं लगता था तुमको मुझसे? अब क्या मैं भूत प्रेत बन चुका हूँ? हालांकि अब मेरा व्यवहार तुमसे अच्छा है, फिर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो कंफ्यूज होकर पूछने लगा। यही रवैये से तो मुझे डर लग रहा है। मुझे झंझोड़ रहा है। जितना तुम मुझसे प्यार से बातें करते हो ना, उतनी ही मैं उलझ कर रह जाती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत से ही मुझे डर लग रहा है। वो माथा पकड़कर बोली। और अब तुम्हारी मेहरबानी होगी कि तुम ज़्यादा बहस करने की बजाय मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। वो करवट लेकर सोफे पर सो गई और ईशान ने कोई बहस नहीं की। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो भी लेट गया। उठ जाओ धर्मपत्नी, जीवन संगनी, बहुत देर हो चुकी है। अगर आप इसी तरह देर तक सोती रहेंगी तो भाभी हमारी रात के बारे में ना जाने क्या क्या हसीन गुमान कर बैठेंगी। इसे उठता देखकर वो डबल मीनिंग में बोलते हुए इस पर झुकने लगा और वो हाथों से धक्का देकर इसे पीछे करने लगी। रात देर तक जागने की वजह से इसकी नींद सुबह तक पूरी ना हुई थी। नींद का खुमार अभी इसकी आंखों में था। इसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वो इसे नज़दीक आता देखकर इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो इसकी हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। हटो यहाँ से, कमबख्त इंसान। वो मुंह खराब करके इसे धकेलने लगी। अब की बार वो खुद ही हट गया और वो उठकर बैठी हो गई। वहाँ से उठकर अब वो बेड पर बैठ गई। गुस्से से इसका चेहरा तमतमा रहा था। कुछ पल यूं इसे देखने के बाद अपनी अलमारी की तरफ गया और जाकर कुछ निकालने लगा। वो फिर से इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी तरफ बढ़ते हुए इसके कदमों को देख रही थी, लेकिन नज़र उठाकर इसने नहीं देखा। वो बैठकर प्यार से इसका हाथ पकड़ने लगा। आरोही ने फौरन गुस्से से झटकना चाहा, लेकिन अगले ही पल
इसका हाथ पर कुछ वजन जैसा महसूस हुआ। यह लो तुम्हारी अमानत। वो इसका मोबाइल इसे थमाते हुए बोला। तुम्हें किसने कहा ये मेरा मोबाइल है? वो मोबाइल देखकर हड़बड़ाने लगी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कमरे में मिला था। अब ये मेरा तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ही होगा। इसके अंदाज को देखकर वो परेशानी में पड़ गई थी, क्योंकि वो चोरी छिपे फ़ोन यूज़ कर रही थी और इस बारे में मालूम हो जाने के बाद भी ईशान इस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है? आखिर इसके मन में चल क्या रहा है? ऐसी कौन सी बात है कि अपने गुस्से को ज़ब्त किए हुए है? कहीं यह कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? जो शख्स बगैर गलती के मुझ पर इतना जुर्म ढा सकता है, आज मेरी इतनी बड़ी गलती सामने आने पर भी इतना शांत क्यों है? वो इसे आश्चर्य से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम्हें पुराना फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो रहने दो, मैं तुम्हें नया फ़ोन खरीद दूँगा। तुम्हें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है? वो अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखकर ईशान से सवाल करने लगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों ऐतराज़ करने लगा? तुम जब चाहो जिससे चाहो बात कर सकती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे बहुत से दोस्त नंबर बंद होने की वजह से परेशान होंगे, इसलिए अपना फ़ोन ऑन करो और अपने चाहने वालों को अपनी सलामती की खबर दो। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला और वो किसी गहरी सोच में डूबती चली गई। भाभी, सोच रहा हूँ आरोही को शहर लेकर जाऊँ। माँ कुछ दिन घूम फिर लेंगे और इसे थोड़ी शॉपिंग भी करवा दूँ। वह प्लेट में खाना निकालते हुए बोला। इसकी बात सुनकर आरोही ने मुंह बिगाड़ते हुए इसे देखा, जबकि काजल खुश हुई। हाँ, बिल्कुल सही बात की तुमने। शादी के बाद तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है इसे खुश रखने का और इसे घुमाने फिराने का, और इससे आरोही का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। काजल बोली। तो ऐसे करते हैं, कल सुबह ही चलते हैं। क्यों आरोही? ईशान ने सवालिया नज़रों से आरोही को देखा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मुझे घूमने या फिर शॉपिंग करने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो, वो लापरवाही से बोली। लेकिन आरोही, वो खुद कैसे जाएगा? इसे तुम्हारे साथ जाना है। वो तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता है। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। अकेले तो वो हर बार जाता है, इस बार तुम्हारे साथ जाना चाहता है। पति को जितना सुकून पत्नी के साथ घूमने में आता है, वो अकेले घूमने में थोड़ी। वो इसे समझाने लगी। तो भाभी, आप ईशान की शादी उसी लड़की से करवा देना, फिर उसके साथ जहाँ चाहें सैर सपाटे पर निकल जाएं और होता रहे इनकी ज़िंदगी में सुकून। लेकिन मुझे इस तरह के चोचले पसंद नहीं है। वो गुस्से से ईशान को घूरते हुए बोली और वहाँ से चल दी। नोक झोंक में अब दिन गुजरते जा रहे थे। ईशान का रवैया इसके प्रति ऐसा ही प्यार भरा था, मगर ईशान के बर्ताव को वो शक नज़रों से ही देखती थी। ईशान को नज़रअंदाज करना और इसके साथ बेरुखी से बात करना इसका अब रोज़ का हो गया था। इसने ईशान को माफ़ नहीं किया था, लेकिन ईशान ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो आरोही के दिल में अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोही का दिल जीतने में हर बार नाकामयाब हो जाता था। क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह मुँह लटकाए बैठे हो? सब ठीक तो है? भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। अजीब दुविधा में फंस गया हूँ मैं। अब क्या दुविधा है तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत सौरा तो अब तुम्हारे साथ ही है ना? अब क्या चिंता है तुम्हें? साथ होते हुए भी वो उलझी सी रहती है और मुझसे खपा खपा। उसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। बहुत कोशिश करता हूँ उसे मनाने की, इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाने की, लेकिन हर बार वो मेरा दिल तोड़ देती है। वो पानी का घूंट लेने के बाद बेबसी से बोला। अगर वो रूबरू बात नहीं कर रही है, तो तुम उससे आशीष बनकर उससे बात कर लिया करो। तुम्हारी सौरा तो तुमसे अब भी बात करती होगी। फ़ोन पर उससे प्यार से बात कर लिया करो। इससे तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और उसे पता भी ना चलेगा। उसे नहीं पता कि तुम उसके आशीष हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि भाई आरोही और वही सौरा है। अब फिर परेशान होने वाली क्या बात है? काजल इसे तसल्ली देने लगी। यही तो परेशानी की बात है। सौरा ने मुझसे मेरी तस्वीर मांग ली है। मेरे ना भेजने पर वो सख्त नाराज़ है। अब जब तक मैं अपनी तस्वीर नहीं भेजूँगा, वो मुझसे बात नहीं करेगी। अब आप ही बताएं, मैं अगर उसे अपनी तस्वीर भेज दूं तो उसका क्या रिएक्शन होगा कि मैं ही इसकी बिन देखी मोहब्बत हूँ, जिसे अपने सामने वो देखना तक पसंद नहीं करती। मैं ही इसका। वो बोलते वक्त चुप हो गया। वो सूखे हुए लबों को तर करते हुए वो सामने की तरफ देखता रहा। क्या हुआ ईशान, तुम ऐसे खामोश क्यों हो गए? काजल इसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर हैरत से पूछने लगी।
जबकि ईशान लगातार बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई और काजल पलटी। आरोही अजीब नज़रों से ईशान को घूर रही थी। तेज सांस लेने लगी थी। इसका जिस्म कांप रहा था। इसकी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। क्या हुआ आरोही, तुम ठीक तो हो ना? काजल इसकी हालत देखकर भागती हुई आरोही के पास आई तो वो मूर्ति बनी ईशान को देख रही थी। वो भी वहाँ से हिल नहीं रहा था। वो बोले कुछ बिना ही वहाँ से तेज़ी से पलटकर चली गई। इसे रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। ईशान, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसके पास। काजल फिक्र करते हुए वो इसका बाजू पकड़कर बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ज़रूर गलत सुना है। वो कमरे में जाते ही घबराई हुई आशीष का नंबर डायल करने लगी और मन ही मन दुआ करने लगी कि जो सुना हो वो गलत हो, झूठ हो। रिंग जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था। इसका दिल डूब रहा था। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक उम्मीद बांधकर इसका नंबर लगा रही थी कि काश वो फ़ोन उठा ले और आशीष कोई और हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो बात करनी है सामने से करो स्वरा। वो कमरे में आकर अपने फ़ोन का रुख इसके सामने करते हुए बोला, जहाँ स्वरा के नाम से कॉल आ रही थी, और वो मायूसी से इसकी स्क्रीन पर अपना नंबर देखकर अपना फ़ोन पटकने लगी। वो सर झुकाए अजीब कसमकस में थी। इसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इसके पास बैठ तो गया, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह इसे चुप कराए। तो ये आशीष का असली चेहरा है, बेरहम और जालिम इंसान। वो इसको घूर कर सख्त नफरत से बोली। इसकी बात सीधा ईशान के दिल पर लगी थी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, वो भर्राई आवाज़ में बोली। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। यकीन मानो, मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। यह सब तुम्हें अच्छे अंदाज में बताना चाहता था। वो इसके हाथ पकड़कर बोला। मैं जानता हूँ, हकीकत जानने के बाद तुम्हें सदमा पहुँचा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा मेरे दिल को धक्का लगा था जिस वक्त तुमने अपनी पहचान कराई थी और तुम खुद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर चुकी थी। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। मैं जीते जी मर चुका था। मैं अपने पूरे होशो हवास खो चुका था। मैं पागल की तरह हो गया था। वो झुंझलाते हुए बोला। जीते जी तो मैं मर चुकी हूँ, ये जानकर कि मेरा आशीष इतना निर्दयी और जालिम इंसान है। मुझे फ़ोन पर झूठी बातों से बहलाता रहा। मुझे आसमानों की सैर कराकर हकीकत में खुद ही मेरे नीचे की ज़मीन खींच रहा था। मुझे पल पल बेइज्जत करता रहा, मेरे मान सम्मान को रौंदता रहा। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसी दिन मर जाती और ये हकीकत कभी नहीं खुलती। अपने आंसू भरी आंखों से इसे देखती हुई कहने लगी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया आरोही, मैं खुद इस बात से बेखबर था। ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, और देखो हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची है ना। भगवान ने किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया, हमें खबर तक ना हुई। हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं। जो हुआ उसे भुलाकर हमें इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहिए। वो इसे तसल्ली देते हुए बोला। आरोही का हाथ अभी इसके दोनों हाथों में था। नहीं, यह खुशनसीबी नहीं है, यह ईश्वर की तरफ से सज़ा है। शादीशुदा होते हुए भी मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। किसी की पत्नी होते हुए भी मैं चोरी छुपे एक गैर मर्द के साथ बातें कर रही थी। बहुत गलत कर रही थी मैं, इसलिए भगवान ने मेरे इसी गुनाह की सज़ा दी है मुझे। वो गहराई में जाते हुए बोली। भगवान ने तुम्हारी सूरत में सज़ा दी है मुझे। मैं जिस आशीष के लिए एक पवित्र रिश्ते में बंधकर भी पाप कर रही थी, मेरे ईश्वर ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। वो अपना हाथ छुड़ाकर खोए खोए अंदाज में इसे देखने लगी। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारा पति कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ ही बातें करती थी। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें किसी पाप की सज़ा नहीं मिल रही है। वो इसके कांधों को पकड़ते हुए बोला। तुमने मुझे कितना मारा ईशान, कितना बेइज्जत होती रही मैं तुम्हारे हाथों। तुम्हें जब पता चला कि मैं ही तुम्हारी स्वरा हूँ, तो तुम एकदम से नर हो गए। तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और तुम्हारी बीवी होती, तो स्वरा की मोहब्बत की वजह से तुम इस पर जुल्म करते रहते और वो मार खाती रहती। उसकी ज़िंदगी तुम ज़िंदगी भर के लिए नरक बना देते। पहले जब मैं आरोही जायसवाल थी, तुम्हारी अनचाही बीवी थी, तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, तो तुमने मुझ पर हर तरह के सितम आजमाए। और अब जब मैं स्वरा हूँ,
तो तुम मुझ पर मोहब्बत लुटाए जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारे ढाए हुए सितम ही मुझे याद आएंगे। आरोही की हालत अजीब हो चुकी थी। इसके बोलने में एक दर्द छलक रहा था। सब ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए मुझसे ऐसा बेरुखा बर्ताव ना करो। मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हाथ जोड़कर बेहद शर्मिंदगी से बोला। तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। वो उठकर बेड की दूसरी तरफ बैठ गई और वो इसकी पीठ को देखता रह गया। सच्चाई सामने आने के बाद आरोही ने इसके पास बैठना छोड़ दिया था। वो जब भी इसे देखती नफरत और हिकारत से देखती थी। अब ईशान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसने अब आरोही को मनाने की कोशिश भी छोड़ दी थी। वो अंदर ही अंदर एक दर्द से झुलस रहा था और वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। खाना पीना बातचीत करना उसका हर अंदाज बदल चुका था। जिस स्वरा को पाने की खुशी में इसका चेहरा चमकता रहता था, उस चेहरे से अब रौनक जा चुकी थी। अब वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। शायद इसने हमेशा के लिए उसे खो दिया था। आरोही, तुम कितनी इतनी पत्थर दिल बन गई हो। तुम्हें किसी की भावनाओं का जरा भी एहसास नहीं है। जो कुछ हुआ वो गुजरा वक्त था और जो कि बहुत बुरा था। ईशान उस वक्त डिप्रेशन का शिकार था। मैं मानती हूँ उसने जो किया गलत किया, लेकिन वो अब अपनी गलतियों पर पछता भी तो रहा है। तुम्हारी ये बेरुखी उसे अंदर ही अंदर झिझोड़ रही है। उसे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। वो बहुत अरसों से स्वरा के नाम से जीता आया है। तुम्हें पाना उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब था। तुम उसकी पूरी दुनिया हो। आरोही, वो तुम्हें जुनून की हद तक चाहता है। ईशान आरोही की नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आशीष अपनी स्वरा की नाराज़गी नहीं सह सकता। तुम्हारी नफ़रत की आग में वो पल पल झुलस रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे माफ़ कर दो। उसे और मत जलाओ। उसकी स्वरा उसे लौटा दो। वो आरोही के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। भाभी, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आप इस तरह हाथ जोड़कर आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वो इसके हाथों को पकड़कर बोली। मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं भुलाई जाती वो दर्द, वो तकलीफ़, वो बेइज्जती। आप अच्छी तरह से जानती थी उस वक्त मेरी हालत। आप खुद सोचें, क्या मेरे लिए वो सब भुलाना इतना आसान है? ईशान तो हर मामले में कसूरवार है। उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिलना जायज़ है, लेकिन उसने तो मुझे उन गुनाहों की सज़ा दी जो मैंने किए ही नहीं। वो जानबूझकर सिर्फ अपने दिल की ठंडक के लिए मुझे तड़पाता रहा। वो अपनी पलकों में आंसुओं को साफ करते हुए बोली। काजल अब की बार इसके चेहरे को अजीब तरह से घूरने लगी। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही हूँ ईशान कितना गलत था। वो कितनी बड़ी गलत फहमी में अब तक जी रहा था। काजल नागवारी से इसे देखते हुए बोली। क्या मतलब? आरोही ने हैरत से पूछा। ईशान हमेशा कहा करता था कि स्वरा उससे बहुत प्रेम करती है। इतनी मोहब्बत तो वो खुद से भी नहीं करती जितना वो उससे करती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काजल इसे ताना मारते हुए बोली। हाँ, लेकिन आशीष की मोहब्बत सच्ची है। इसकी मैं आंख बंद करके गवाही दे सकती हूँ। वो अपनी स्वरा से खुद से भी ज़्यादा प्रेम करता है। मोहब्बत तो मैंने भी की थी इससे। नहीं, तुम मोहब्बत नहीं करती उससे। अगर करती तो उसे इस तरह रुसवा ना करती। अगर तुम सच्ची होती, अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक चुकी होती। लेकिन तुम तो अपनी जिद से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। तो फिर कैसी मोहब्बत? तुम्हें ईशान ने जो तकलीफ़ दी, तुम उसके बार बार माफ़ी मांगने पर भी ज़रा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस मजनू दीवाने को देखो, अपने सालों पुरानी दुश्मनी को भुला दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में। वो ईशान जो पहले उस ख़ानदान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था, उन लोगों के आगे गिड़गिड़ाया भिखारियों की तरह, सिर्फ अपनी स्वरा के लिए। उसने अपनी जिद और अपने घमंड को दूर फेंक कर तुम्हारे भाई के सामने हाथ जोड़कर तुम्हें वापस मांगा है। तुम्हारी खातिर अपना जान से प्यारे भाई को नाराज कर दिया। हालांकि इससे पहले वो अपने भाई के सामने सर उठाने की जुर्रत न करता था। ना जाने किस किस से लड़ता फिरा वो तुम्हारे लिए, और तुम इतनी खुदगर्ज और घमंडी हो कि उसकी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकती। उसने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और एक तुम हो कि उससे नफ़रत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर तुम्हें मोहब्बत का दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरोही तुम स्वार्थी हो, और मोहब्बत में तो झुकना भी पड़ता है, सब भुलाना भी पड़ता है। ये त्याग और बलिदान मांगती है। प्रेम करने वाले ईशान जैसे होते हैं, जो नफ़रत को प्यार में बदल देते हैं। इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, जो ईशान ने कर दिखाया है,
और तुम इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी हो। खुद को प्रेम का दावेदार मत कहना कभी। वो इसे जतलाते हुए नाराज़गी के साथ उठकर इसके कमरे से चल दी। काजल की बातें सीधा इसके दिल को लगी थीं। सुबह आँख खुली तो उठने से पहले इसने करवट बदल कर ईशान को देखा, जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो समझ चुकी थी कि वो रात भर कमरे में नहीं आया था। आरोही इसके बारे में सोचते हुए उठी, अपने बिखरे बालों को समेटने लगी। वो जल्द से जल्द नीचे जाकर उसे देखना चाहती थी। फ्रेश होकर वो सीधे नीचे किचन में आई, जहाँ काजल नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। सब ठीक तो है? तुम इतनी सुबह सवेरे? वो आरोही को देखकर चौंक कर बोली। जी भाभी, वो बस आँख खुल गई तो बस नीचे आ गई। आपको कोई हेल्प चाहिए? वो थोड़ी देर बहाने से वहाँ रुकना चाहती थी। इसकी नज़रें इधर उधर ईशान को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नहीं, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, वो बेरुखी से बोलते हुए अपना काम करने लगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, आरोही एक तरफ बढ़ते हुए कहने लगी। ईशान हमेशा वॉक करने के बाद काजल के पास किचन में बैठ जाया करता था, इसीलिए वो किचन में किसी बहाने से रुकना चाहती थी। नहीं, नाश्ता करने के बाद कामना इकट्ठे बर्तन धो देगी, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी ने इशारे से रोका। वो इसकी बात मानते हुए वहाँ से जाने लगी। कमरे में जाने से पहले वो पूरे घर को देख रही थी, लेकिन वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आया। पूरा दिन गुजर चुका था, ईशान घर नहीं आया था। वो बेकरारी से उसका इंतज़ार कर रही थी। कहीं वो मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर तो नहीं चला गया। अब भाभी से किस मुँह से पूछूं? 2 दिन गुजर चुके थे, वो नहीं आया था। अब की बार वो चिंता से व्याकुल हो चुकी थी। वो अपने किए पर शर्मसार होने लगी थी। इसके ख्यालों का खुमार एक आवाज़ से टूटा, जब इसने काजल के मुँह से सुना, ईशान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? वो फ़ौरन कमरे से निकलकर सीढ़ियों पर खड़े होकर देखने लगी, जहाँ ईशान वैभव के सहारे घर में दाखिल हुआ था। कुछ नहीं भाभी, बुखार है, मैं ठीक हूँ, वो हाँफते हुए बोला। भाभी, कल से बुखार से मर रहा है, इसे आपने कल से ऑफिस में क्यों भेजा? वैभव ने कहा। लेकिन मुझे क्या पता था ये बीमार है, इसने खुद ही कहा था ज़रूरी काम से वहीं रहेगा। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ वैभव के सहारे आ रहा था। काजल इसके पीछे आ रही थी। इन्हें सीढ़ियों पर चढ़ता देख वो कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। वैभव ने उसे बेड पर लिटाया। भाभी, ये इसकी दवाइयाँ, इसे वक्त पर खिला दीजिएगा। वो इसे पकड़ाते हुए बाहर जाने लगा। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, रात का खाना खाकर जाना। भाभी ने दवाइयाँ हाथ में पकड़कर इसे रुकने को बोला। नहीं भाभी, फिर कभी खा लूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है। ईशान की हालत ऐसी थी, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं समझा, इसलिए इसे छोड़ने चला आया। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो ईशान को देखकर बोला। ईशान ने हाथ हिलाते हुए बाय कहा। दवाई खा लो ताकि तुम्हारा बुखार जल्दी से उतर जाए, वो इसके पास बैठकर प्यार से कहने लगी और साथ ही दवाइयाँ चेक करने लगी। नहीं भाभी, अभी रहने दो, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, आप अभी रहने दो। बुखार की शिद्दत की वजह से इसकी आवाज़ में कपकपाहट और भारीपन था। फिर बाद में ये दवाइयाँ याद से ले लेना। देखा कितना तेज़ बुखार है, तुम तो आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो। वो इसके माथे पर हाथ फेरते हुए चिंता करते हुए बोली। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो इसके पास से उठते हुए सरसरी नज़र आरोही पर डाली, जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। भाभी के जाने के बाद वो वहीं बैठी इसे देखने लगी। ईशान की आंखें बंद थीं, लेकिन वो बुखार की शिद्दत से कांप रहा था। इसे ठंड लग रही थी। यह ख्याल जब आरोही को आया तो वह फौरन उठी और ईशान के ऊपर कंबल डाला। इसके बाद वो वहीं बैठ गई और इसके माथे को छूकर बुखार चेक करने लगी। भाभी, मेरा सर फट रहा है दर्द से, वो आंखें खोले बिना ही कराने लगा। वो अनजाने में इसे काजल समझ बैठा था। वो, जो इसे सोता हुआ समझी थी, अचानक इसकी आवाज़ से चौंक कर पीछे हटी और फिर खुद को संभालते हुए इसके करीब बैठी थी। इसके सर पर हाथ रखकर इसका सर दबा रही थी। इसके बुखार में कमी हो चुकी थी, इसे नींद आ रही थी, लेकिन ईशान को छोड़कर जाने को इसका मन नहीं किया था। सुबह के वक्त ईशान की आंखें खुली तो खुली ही रह गईं। वो बिल्कुल इसके करीब सोई हुई थी। सर दबाते हुए इसे नींद आ गई और वो अपने हाथ ईशान के सर पर ही रखकर सो गई थी। वो धीरे से इसके हाथ को छूने लगा। अपने हाथ पर छुअन महसूस हुई तो इसकी आंख फौरन खुल गई। ईशान पर नज़रें पड़ते ही
वो छटपटाकर हाथ पीछे करने लगी, लेकिन ईशान ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया और हसरत से इसे देखने लगा। वो चाहती तो अपनी ताकत लगाकर इससे हाथ छुड़वा सकती थी, लेकिन इसने ईशान का हाथ झटकना ठीक नहीं समझा। अब वो उठकर बैठ गया और खुमार भरी आंखों से इसे देखने लगा। वो हाथ छोड़ना नहीं चाहता था और आरोही को छुड़ाने की जल्दी नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों एक दूसरे का हाथ छिटक कर रह गए। काजल इसकी तबीयत जानने आई थी और खैरियत मालूम करके नीचे चली गई थी। ईशान फ्रेश होने चला गया। तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? ईशान बाथरूम से निकला तो आरोही ने पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, खुद जा सकता हूँ नीचे। जो भी चाहिएगा ले लूँगा, लेकिन रात भर तुम बीमार थे। तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने बोला ना, मैं खुद जाकर ले लूँगा, मेरे लिए परेशान ना हो। इसका अंदाज़ा आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुंह बनाकर इसे देखने लगी और आरोही उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। वो इसे नज़रअंदाज करता हुआ बाहर चल दिया। सुबह सुबह ईशान ने इसका मूड ख़राब कर दिया था। इसे इस तरह की उम्मीद ना थी। अगर वो चला गया था तो मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए था। वो अभी बीमार है, मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। अब बाद में उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था और बाहर जाने में शर्म आ रही थी। लेकिन इतना टाइम गुजर जाने के बाद ईशान को अब कमरे में आ जाना चाहिए था। वो अभी तक आया क्यों नहीं? नहीं, इसके मन में अब फिक्र की लहर दौड़ गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकलकर नीचे झांकने लगी, जहाँ इसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो वहीं खड़ी इंतज़ार करने लगी। कुछ वक्त बाद आरोही को कामना दिखाई दी। कामना, तुमने ईशान को कहीं देखा है? वो वहीं से आवाज़ लगाकर पूछने लगी। नहीं भाभी, मुझे नहीं मालूम वो इस वक्त कहाँ है। ठीक है, आ जाए तो मुझे बता देना। पता नहीं ये पागल इंसान सुबह सुबह कहाँ चला गया। वो कमरे में टहलते हुए बड़बड़ाने लगी। इसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी। वो फ़ोन उठाकर इसमें कुछ लिखने लगी। हर रोज़ सुबह वॉक करने के लिए खेतों की तरफ जाया करता था। आज भी वहीं गया हुआ था। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात भर बुखार होने की वजह से इससे ज़्यादा दूर चला नहीं जा रहा था। इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। हरियाली और ठंडी हवा से इसे सुकून मिल रहा था। वो अब कुदरत का नज़ारा करने में मसरूफ़ ही था कि इसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजने लगी। कहाँ हो? मैसेज पढ़कर इसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वो इसकी स्वरा का मैसेज था। इतने दिनों बाद उसकी तरफ से चैटिंग की शुरुआत होने पर उसे हैरत हुई थी। बाहर हूँ, इसने दो टूक में जवाब दिया। इसका मैसेज पढ़कर आरोही की फिक्र अब थोड़ी कम हुई। लेकिन इतनी सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए। तुम्हें किसी की फिक्र है कि नहीं? स्वरा जान, मेरी फिक्र छोड़ें, अपने पति का ख्याल रखें। इस वक्त तो तुम्हें इसके साथ होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम किसी की बीवी हो, इस तरह अच्छा नहीं लगता यूँ किसी और को मैसेज करके उससे बातें करना। वो इसे छेड़ने लगा था। इसकी इस अदा पर आरोही के चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी। हाँ, लेकिन उसमें वो बात कहाँ जो तुमसे बात करने में है। बहुत बोरिंग है वो खड़ूस क्या जाने किस तरह प्यार की बातें की जाती हैं बीवी से। बस दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में माहिर है। अभी भी लगा हुआ होगा अपनी महबूबा के साथ इश्क लड़ाने में। वो इसी के अंदाज में जवाब देने लगी। अच्छा, तुम तो जानती हो ना प्यार मोहब्बत करना। उसे अगर नहीं आता तो सिखा दो। अगर बात नहीं करोगी तो जाहिर है वो घर में रहकर क्या करेगा। तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो बताती क्यों नहीं उसे। इसने अपना एहसास दिलाते हुए लिखा। पूरी रात बैठकर इसका सर दबाती रही, अपनी गहरी नींद को कुर्बान करके इसके लिए जागती रही, और इसने मुझे थैंक यू कहने के बजाय प्यार से बात तक नहीं की। वो अलग अंदाज से इसे शिकायत कर रही थी। लिखते वक्त इसकी आंखें नम थीं। इसका टेक्स्ट पढ़कर वो सर खुजलाने लगा। इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अपने लिए आरोही की चिंता और तड़प को देखकर वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुका नहीं। मैसेज लिखते हुए वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा पति घर के आसपास ही है, कुछ वक्त में वो वहाँ पहुँच जाएगा। फिर जी भरकर इसके साथ फरियादें और शिकायतें करना। इसका मैसेज पाते ही वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। इसके जिस्म में एक सड़सड़ाहट सी दौड़ गई। इसका मतलब वो यहीं कहीं था और मैं समझ रही थी कि शहर चला गया होगा। वो बेकरारी और परेशानी से अपने हाथ रगड़ने लगी। आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को संवारने लगी। अचानक वो इसके पीछे से आकर खड़ा हुआ। इसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए उसने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रश नीचे रख दिया, लेकिन वो पलटी नहीं थी।
ईशान ने इसकी कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों बाजू डाल दिए थे। इसके सीने का वजन वो अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। गुनाहगार हाजिर है, जी भर के सजा दो। वो अपना चेहरा इसके कंधे पर रखते हुए कानाफूसी करते हुए कहा। इसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को आईने में देख रहे थे। सॉरी, मुझे लगा तुम बस भाभी के दबाव में आकर मुझे खाने को पूछ रही हो। अगर जानता होता कि मेरी बीवी को वाकई मेरी फ़िक्र है तो मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं जाता। वो अपनी ठोड़ी को इसकी गर्दन पर सहलाने लगा। तुमने माफ़ कर दिया मुझे? वो इसे अपनी तरफ पलटाकर पूछने लगा। इसने पलकें झपकाकर हाँ कहा। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हो। वो इसके चेहरे को देखकर बोला। जवाब में वो मुस्कुरा दी। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने चेहरे पर पड़ती हुई इसकी नज़र को महसूस करते हुए इसने पूछा। तुम्हारे होंठ और इन पर लगी है लाली, सोच रहा हूँ इसे मिटा दूँ। इसकी आंखों में अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? वो नाराज़गी जैसी शक्ल बनाते हुए पिछली बात को याद करने लगी जब ईशान ने बेदर्दी से इसके लबों को मसला था। बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस बार हाथ से नहीं मिटाने वाला। वो डबल मीनिंग अंदाज में बोला। आई वांट टू टेस्ट दिस। वो रोमांटिक अंदाज में बोलकर इस पर झुकने लगा। ईशान, दूर हटो। वो शर्म से पानी पानी होने लगी। वो धीमे अंदाज में बोलते हुए अपने बेजान हाथों से उसे पीछे धकेलने लगी और वो इसकी परवाह किए बिना इस पर झुकने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई और वो मुंह खराब करते हुए पीछे हुआ। इसकी तमन्ना दिल में ही रह गई। आरोही इसे देखते हुए मुस्कुराने लगी और वो सर झटकता हुआ दरवाज़ा खोलने गया। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। नौकर इसे कहकर वापस चला गया और ईशान इसके पीछे चल दिया। शाम के वक्त बगीचे में इसके पास बैठी वो पूछने लगी। आकाश भाई की तबीयत बहुत दिनों से बीमार है। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो परेशानी से बोला। किस वजह से परेशान है? आरोही ने पूछा। वो जल्द से जल्द इशिता की शादी करना चाहते हैं। वो इसे देखकर चिंता करते हुए बोला। हाँ तो ठीक है ना, भाई को अगर इशिता की शादी से सुकून मिलता है तो फिर कर दें इशिता की शादी। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम जानती हो इसकी बदनामी हो चुकी है। कोई भी इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी नज़र में एक रिश्ता है जो आज भी इसे अपनाने के लिए तैयार है, अगर तुम कहो तो। कौन सा रिश्ता? वो इसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। फिरबास भाई, वो एकदम से बोली। तुम सारी बात जानती हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो। वो आंखें सिकोड़कर नापसंदगी से बोला। हाँ, सब जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। ईशान, तुमने इशिता की हालत देखी है? कितने महीनों से वो तुम भाइयों की बेरुखी की सज़ा काट रही है। अपने ही घर में किसी कैदी की तरह बंद पड़ी रहती है। ना बाहर निकलती है और ना ही ज़्यादा किसी से बातचीत करती है। जो कभी तुम्हारे आसपास घूमा करती थी, आज वही इशिता तुमसे बात करने को तरसती है। तुम्हारी नाराज़गी और गुस्से की वजह से वो तुम्हारे सामने नहीं आती। क्या ये सज़ा इसके लिए काफ़ी नहीं है? मेरे ख्याल से वो अपनी गलती की सज़ा काट चुकी है। अब इसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिलना चाहिए। इस पर और जुल्म मत करो। देखा जाए तो इसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो बहक गई थी, इससे गलती हो गई। हाँ, लेकिन इसमें कुछ गलती तुम लोगों की भी है। अगर तुम लोगों ने पहले ही इसकी बात मान ली होती तो शायद ये कदम उठाने की गलती ना करती। मोहब्बत में अगर मोहब्बत ना मिले तो किस तरह ज़िंदगी बेरंग और वीरान हो जाती है, ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो इसके कंधे पर अपना सर रखते हुए इसे समझाने लगी। वो इसकी बातों पर गौर करते हुए इशिता के बारे में सोचने लगा। उन्होंने वाकई इशिता के साथ जाती की थी। इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन भाईजान नहीं मानेंगे। वो अपनी तरफ से स्वीकार कर चुका था। इसे अब आकाश की चिंता होने लगी थी। तो उन्हें मनाओ, और यह काम तुम अच्छी तरह कर सकते हो ईशान। जब तुम अपनी मोहब्बत के लिए उनसे अपनी मनवा सकते हो तो फिर इशिता के लिए क्यों नहीं। और मुझे लगता है भाई को भी सीता की फ़िक्र है, इसलिए उन्हें सीता की शादी का सोचा। कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि सीता की शादी प्रभास भाई से हो जाए। इसीलिए तो उस खड़ूस मौसी के कहने के बजाय भाई ने तुमसे कहा। मासी है मेरी, उनका कुछ तो सम्मान करो। वो इसे घूरता हुआ बोला। तुम्हारी मौसी हैं तो क्या खड़ूस नहीं हो सकती? वो अपने मुंहफट अंदाज में बोली। ईशान ने आंखें सिकोड़कर
इसे फिर से घूरा। अच्छा सॉरी, वो मुस्कुराने लगी। सब सुलझ जाएगा ईशान, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम कोशिश करो तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी करना हो जल्दी करो ईशान। वो इसके बाजुओं को पकड़कर इसके कंधों पर सर रखकर बोली। शेखर और राजवीर पूरे समाज के सामने माफ़ी मांगने चले आए थे। जी तोड़ कोशिशों के बाद आकाश ने भी सबकी खुशी के लिए अपनी जिद और गुरूर को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अक्सर बीमार रहने की वजह से इसका दिल नरम हो गया था। इसकी नाराज़गी में कमी आ गई थी और इस रिश्ते के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी थी। आखिर आरोही और ईशान की कोशिशों और मिन्नतों का नतीजा था कि सीता अपने दोनों भाइयों की स्वीकृति में प्रभास की पत्नी बनने जा रही थी। दोनों खानदानों की दुश्मनी आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग खुशी खुशी बारातियों का स्वागत करने में लगे हुए थे। घर में जहाँ खुशी का माहौल था, वहीं इसकी विदाई के वक्त सबकी आंखों में आंसू छलक उठे थे। वो अपने दोनों भाइयों से लगकर रोई जा रही थी। आकाश और ईशान ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दिया। काजल की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इशिता इसकी बेटी की तरह थी। माँ बाप जिस तरह अपनी बेटी को विदा करते हैं, इसी तरह आकाश और काजल ने इसे विदा किया। इशिता की विदाई अब हो चुकी थी। काजल और आरोही अब मेहमानों में व्यस्त थीं। ईशान बेचैन होकर आरोही का इंतजार करने लगा। चलो जीवन संगनी, अब बहुत हो गई मेहमानों की स्वागत सत्कार। थोड़ी सी नज़र इस बंदे पर भी कर दो जिसे आपने इतने दिनों से तरसा रखा है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ईशान ने इसे गोद में उठाते हुए कहा। क्या कर रहे हो ईशान? छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा। वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आई डोंट केयर, वो शरारती अंदाज में बोलते हुए इसके होंठों की तरफ झुकने लगा। मैंने कहा था ना कि एक बार अपनी रूह में उतारो, उसके बाद हर हिसाब चुकता कर दूंगा। अब वो वक्त आ चुका है। वो इसकी तरफ देखकर प्यार से कहने लगा और वो शर्म से नज़रें झुका गई। दी एंड।